नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। इसमें हम बात करते हैं कि जैसे हमने ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करवाया था, ठीक है, ये ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस में जाकर पायरुविक एसिड बनाया था, ठीक है, और पायरुविक एसिड से फिर पायरुविक एसिड जो है वो क्रेब्स साइकिल में चला था और अल्टीमेटली उसने ऑक्सिलो एसिटिक एसिड बनाया था। तो देखिए, अगर हम इस पूरे प्रोसेस में बात करते हैं तो यहाँ पर NADH प्लस H प्लस भी बने थे, ठीक है, डायरेक्ट एटीपी भी 2 एटीपी बने थे, और उसके अलावा पायरुविक एसिड से जब लिंक रिएक्शन चला था, ठीक है, वहां पर भी NADH प्लस H प्लस बने थे, FADH2 बने थे, ठीक है, FADH2 बने थे, और उसके अलावा GTP मतलब ATP भी यहाँ पर बने थे, 2 ATP बने थे। NADH प्लस H प्लस कितने बने थे वो हम कैलकुलेशन यहाँ पर करेंगे, पर शर्त ये है कि एक ग्लूकोज जो यहाँ पर कंप्लीट ऑक्सीडाइज हो रहा है वो पायरुविक एसिड भी बना रहा है, और इसके दोनों पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स जो है, क्योंकि आपको पता है पायरुविक एसिड कितने कार्बन वाला है, 3 कार्बन वाला है, इसके 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो ये जो दोनों मॉलिक्यूल्स हैं वो क्रेब्स साइकिल में जाने चाहिए, और क्रेब्स साइकिल में जाकर फर्दर यहाँ पर कोई भी ऐसा इसका जो इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल बना है वो उस पाथवे को छोड़ना नहीं चाहिए। शर्त ये है, तब जाकर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर 38 एटीपी बने हैं। बात सुनना वापस, ये 38 एटीपी हमने कब बोले हैं, जब ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ है, और ये ग्लूकोज जो ऑक्सीडाइज हो रहा है इसमें जो भी इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स बने हैं वो किसी भी साइकिल को छोड़कर बाहर नहीं जा रहे हैं, तब जाकर हम बोल सकते हैं कि ये 38 एटीपी का कैलकुलेशन जो है वो हमारा सही है। बट ये 38 एटीपी का गिनना ये एक थ्योरेटिकल एक्सरसाइज होता है। ऐसा नहीं होता है कि पायरुविक एसिड बन गया तो पायरुविक एसिड क्रेब्स साइकिल में ही एंटर करेगा। नहीं, वो हो सकता है कि कहीं दूसरा मॉलिक्यूल बनाने में काम आ जाए। एसिटाइल कोएंजाइम ए बना है, ठीक है, तो वो दूसरा मॉलिक्यूल बनाने के काम आ जाए। तो ये 38 एटीपी जो यहां पर बन रहे हैं इनके लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, कुछ कुछ अजम्पशंस हमारे पास हैं जो जिनको हम अज्यूम कर सकते हैं कि भाई ऐसा ऐसा होगा तभी ये 38 एटीपी बनेंगे, अदरवाइज नहीं बनेंगे, ठीक है। पहली शर्त क्या है कि सीक्वेंशियल ऑर्डरली पाथवे फंक्शनिंग with one substrate forming the next, and with glycolysis TCA and ATS pathway following one after the other। ओके, इसका मतलब ये है कि जैसे ग्लूकोज है तो ग्लूकोज के बाद फ्रक्टोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है, उसके बाद फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन रहा है, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं कि भाई कोई भी मॉलिक्यूल यहाँ पर बीच में बना और वो वहां से निकल लिया, ठीक है। तो वो सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक के बाद एक बनने चाहिए, और हर मॉलिक्यूल जो है जैसे ग्लूकोज है तो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनना चाहिए, पायरुविक एसिड जो है वो क्रेब्स साइकिल में जाना चाहिए, और फिर क्रेब्स साइकिल के बाद ईटीएस होना चाहिए। तो ये सीक्वेंस में चलने चाहिए सारे पाथवे, ठीक है, तब जाकर हम 38 एटीपी जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा दूसरा assumption क्या है कि NADH जो सिंथेसाइज हुआ है ग्लाइकोलाइसिस में, ठीक है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसफर होना चाहिए और उसका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होना चाहिए। यहां पर एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि शटल सिस्टम का होता है, अभी हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम बात नहीं करेंगे उसकी, ठीक है। जो NADH प्लस H प्लस है, आपको पता है ग्लाइकोलाइसिस में ये बने थे, और कब बने थे 3 PGL से, जब 13 बाई PGA जो 20 PGA जो बन रहा था वहां पर ये किसका फॉर्मेशन हुआ था, NADH प्लस H प्लस का। और कितने NADH प्लस H प्लस, 2 NADH प्लस H प्लस। तो ये कहां जाने चाहिए, ये ऑक्सीडेशन है ना, मतलब ये कहीं ना कहीं ईटीएस में जाने चाहिए ऑक्सीडेशन के लिए। चलिए, तीसरा एजम्पशन क्या होगा, कोई भी इंटरमीडिएट जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल या फिर दूसरे कंपाउंड के सिंथेसिस के लिए वहां से नहीं निकलना चाहिए। जैसे पायरुविक एसिड बना है तो पायरुविक एसिड ऐसा नहीं कि भाई वो एलिनिन के फॉर्मेशन में काम आ जाए, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बना है तो वो ऐसा नहीं कि भाई क्लोरोफिल और जो हीमोग्लोबिन है उनके फॉर्मेशन में काम आ जाए, वो साइकिल को कंप्लीट करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट अजम्पशन जो है वो क्या है, ओनली ग्लूकोज बीइंग रेस्पायर्ड, नो अदर अल्टरनेटिव सबस्ट्रेट
आर एंटरिंग इन द पाथवे एट एनी इंटरमीडिएट स्टेज। मतलब ये जो साइकिल शुरू हुआ है वो कहां से शुरू होना चाहिए? वो शुरू होना चाहिए ग्लूकोज से। ओके, ऐसा नहीं कि भाई किसी इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल ने पायरुविक एसिड बना लिया और पायरुविक एसिड से फिर फर्दर ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन का पाथवे है वो चल रहा है। ठीक है, तो ये एजम्पशन होने चाहिए, तब जाकर हम क्या कर सकते हैं, जो 38 एटीपी बने हैं उनका कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, बट दिस काइंड ऑफ assumptions आर नॉट रियली वैलिड। ये वैलिड भी नहीं है लिविंग सिस्टम में, क्योंकि all pathways work simultaneously and do not take place one after another। ऐसा नहीं कि भाई जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल बन गया तो उसके बाद उससे नेक्स्ट मॉलिक्यूल ही बनेगा, ऐसा लिविंग सिस्टम में ये वैलिड नहीं है, क्योंकि बीच में क्या होता है, सबस्ट्रेट एंटर द पाथवे एंड विड्रॉन फ्रॉम इट एज व्हेन नेसेसरी, है ना। तो ये जब जरूरत होगी तो जो भी इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स है वो वहां से खींच लिए जाएंगे, वहां से निकल लिए जाएंगे पाथवे से। ठीक है, तो वो पाथवे जो है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गया, तो मुझे बताओ 38 एटीपी की हम कैलकुलेशन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, बट ठीक है हम कर रहे हैं यहाँ पर एक थ्योरेटिकल एक्सरसाइज के फॉर्म में। एटीपी इज यूटिलाइज्ड एज and when needed enzymatic rates are controlled by multiple means। ठीक है, एटीपी जहां भी मतलब यूज आने वाला है वहां पर यूज आएगा। ठीक है, और जो एंजाइमेटिक रेट्स है उनको कई तरीके से यहाँ पर कंट्रोल किया जाता है। Yet it is useful to do this exercise to appreciate the beauty and efficiency of living system in extraction and storing energy। ये क्या कहना चाह रहा है कि जैसे लिविंग सिस्टम जो होता है वो अपने हिसाब से एटीपी यूटिलाइजेशन करता है जब नीड होता है। ठीक है, एंजाइमेटिक रेट्स को ये कंट्रोल कर सकते हैं, जितना एनर्जी स्टोर करना है उतना एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस पर काम करना जरूरी हो जाता है। ठीक है, मतलब ये जो एक्सरसाइज है या फिर कोई भी एक्टिविटी है ये कहीं ना कहीं यूजफुल है, ताकि हम क्या कर सकें, जो लिविंग सिस्टम में जो एक्सट्रैक्शन एक्सट्रैक्शन मतलब एनर्जी को यूज करना, और स्टोरिंग मतलब एनर्जी को स्टोर करना, तो ये क्वालिटी सारी लिविंग सिस्टम में है, तो ये कहीं ना कहीं इसकी ब्यूटी और एफिशिएंसी को बताता है। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब ये है, hence there can be net gain of 38 ATP molecules during aerobic respiration of one molecule of glucose। ठीक है, 38 एटीपी यहाँ पर बनते हैं। अभी वो पूरा कैलकुलेशन में बताऊंगा, अभी मैंने बस ये थ्योरी आपको समझा रहा हूं। अब देखिए हम यहाँ पर कुछ कंफ्यूजिंग लाइंस है उनको हम क्लियर कर लेते हैं पहले। नाउ लेट अस कंपेयर फर्मेंटेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। फर्मेंटेशन हमने दो प्रकार का पढ़ा था, कौन कौन सा था? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन में क्या होता है, पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होता है। ठीक है, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज है वो कंप्लीटली डिग्रेड होता है CO2 एंड H2O में, मतलब इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है ग्लूकोज का। ठीक है, इसके सारे कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकल रहे हैं। फर्मेंटेशन में क्या होता है, नेट गेन जो होता है वो 2 एटीपी का होता है ओनली, क्योंकि इसमें ओनली ग्लाइकोलाइसिस चलता है। ठीक है, फॉर ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज डिग्रेडेड टू पायरुविक एसिड, वही बात है, ग्लाइकोलाइसिस से पायरुविक एसिड बनेगा। जबकि बहुत सारे एटीपी मॉलिक्यूल्स किस में बनते हैं, एरोबिक जो है कंडीशंस में या फिर एरोबिक रेस्पिरेशन में बनते हैं। ये इंपॉर्टेंट है और ये समझना जरूरी है। NADH is oxidized to NAD plus rather slowly in fermentation। मतलब यहां पर क्या होता है, जो NADH plus H plus से NAD plus बनता है ड्यूरिंग फर्मेंटेशन वो स्लो बनता है, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में इसका जो ऑक्सीडेशन होता है NADH plus H plus का, है ना, जो NADH दिया हुआ है यहाँ पर वही बात है। ठीक है, तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन में इसका ऑक्सीडेशन जो होता है वो फास्ट होता है। क्यों होता है इसका रीजन देख लो। जैसे ये NADH प्लस H प्लस है, इस लाइन का मैं मतलब बता रहा हूं, NADH प्लस H प्लस है। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, NAD प्लस बनेगा। ओके, NAD प्लस से निकले क्या, इसमें से दो हाइड्रोजन और दो इलेक्ट्रॉन निकले। ठीक है,
अब ये देखो इसमें इसका जो हम बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन फास्ट क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है O2 जो होता है ना, अब इनको कौन पुल करेगा, आपको पता होगा ईटीएस में हमने पढ़ा था कि कहीं ना कहीं O2 जो है इन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है, हाइड्रोजन को रिमूव करवा रहा है सिस्टम से और इलेक्ट्रॉन को ये पुल कर रहा है, क्योंकि O2 की जो एफिनिटी होती है वो इलेक्ट्रॉन के साथ ज्यादा होती है, मतलब यहां पर हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, एफिनिटी मतलब लगाव, ठीक है, मतलब ये जल्दी जल्दी क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा तो इलेक्ट्रॉन के साथ हाइड्रोजन भी आएंगे, ठीक है, तो इनके साथ ये भी आ रहे हैं, तो यहां पर ये क्या होगा, जल्दी जल्दी NADH प्लस H प्लस से निकलेंगे, तो NADH प्लस H प्लस का ऑक्सीडेशन रेट जो होगा वो क्या होगा, फास्ट होगा। ओके, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें 38 एटीपी कैसे बने थे। तो रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट में आपको बता देता हूं, आपको पता होगा कि हमने यहां पर कौन कौन से साइकिल्स पढ़े थे। एक तो था ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, और एक था क्रेब्स साइकिल। आपको यह भी पता होगा कि एक NADH प्लस H प्लस से कितने एटीपी बनते हैं, 3 एटीपी बनते हैं, और उसके अलावा एक FADH2 से 2 एटीपी बनते हैं। तो अगर मैंने यहां पर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल लिया है, ठीक है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल यहां पर लिया है, तो देखिए ग्लाइकोलाइसिस में SLP के थ्रू, और उसके अलावा यहां पर मैं मान लेता हूं NADH प्लस H प्लस कितने बन रहे हैं और FADH2 कितने बन रहे हैं, FADH2 कितने बन रहे हैं, ठीक है, तो उससे एटीपी का नंबर हम देख लेंगे। तो देखिए ग्लाइकोलाइसिस हमने पढ़ा है, तो ग्लाइकोलाइसिस में SLP में, ठीक है, SLP में कितने एटीपी बन रहे थे, नेट गेन कितना था, नेट गेन था 4 एटीपी का, क्योंकि सॉरी 2 एटीपी का, क्योंकि 4 बन रहे थे और 2 यहां पर क्या हो रहे थे, ऊपर वाले स्टेप में खर्च हो रहे थे, ठीक है, तो ये 2 एटीपी यहां पर SLP के थ्रू बन रहे हैं, नेट गेन है। NADH प्लस H प्लस कितना बन रहा है यहां पर, देखिए ये NADH प्लस H प्लस जो है वो 2 बन रहा है, ठीक है, तो 2 NADH प्लस H प्लस यहां पर बन रहा है। 2 NADH प्लस H प्लस की जो एनर्जी होगी, NADH2 लिख रहा हूं, ठीक है, हालांकि ये मोर ज्यादा करेक्ट नहीं है, बट अभी NADH2 हम इसको लिख रहे हैं, FADH2 कोई नहीं बना था, ठीक है, टोटल एटीपी यहां पर काउंट कर लेंगे। अगर NADH प्लस H प्लस कि हम एटीपी की बात करते हैं तो 3 बनते हैं, हालांकि बाद में हम इसको काउंट कर लेंगे, ठीक है। लिंक रिएक्शन और रह गया, लिंक रिएक्शन की बात कर लो, तो लिंक रिएक्शन में कोई SLP के थ्रू बन रहा था क्या एटीपी, नहीं बन रहा था, ठीक है, बट ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से यहां पर पायरुविक एसिड के कितने मॉलिक्यूल है, क्योंकि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लिया है तो सबको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इनको, क्योंकि यहां पर एक जो ग्लूकोज आया है तो 2 बार क्रैब साइकिल चलेगा, या फिर 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल यहां पर एंटर करेंगे जो लिंक रिएक्शन में, ठीक है, तो इसकी वजह से कितने बने, 2 NADH2 लिख रहा हूं इसको, ठीक है। क्रैब साइकिल में SLP से कितने बने थे, देखिए यहां पर ये एटीपी थे, और एटीपी कितने बनेंगे, 2 एटीपी बनेंगे, क्योंकि यहां पर 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स हैं, 2 से मल्टीप्लाई किया ना हमने, क्योंकि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लिया है हमने, ठीक है। अब देखिए इसमें कितने, 2 एटीपी डायरेक्ट। अच्छा ये बताइए इसमें NADH प्लस H प्लस कितने बने होंगे, काउंट करो, फिर इस पर क्वेश्चन भी हम करेंगे। ये देखिए NADH प्लस H प्लस कितने बने, 1 2 और 3, ठीक है, और क्योंकि हर एक के 2 मॉलिक्यूल लेने हैं तो कितने हो जाएंगे क्रैब साइकिल में, 6, 6 NADH2। ओके, अगर हम FADH2 की बात करते हैं तो वो FADH2 कितने बनेंगे, यहां पर एक बना है मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है इसको, तो कितने बने, 2 FADH2 बने, 2 FADH2 हमें यहां पर मिले। अब देखिए SLP से टोटल एटीपी कितने, 4। अब इनका क्या करना पड़ेगा, NADH प्लस H प्लस का, आपको पता है NADH प्लस H प्लस कितने एटीपी के बराबर एनर्जी देता है, 3 एटीपी के, ठीक है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितने हो गए, 6
ये कितने हो गए 6, ये कितने हो गए 6 3 जा 18, ठीक है। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे 30। और आपको पता है FADH2 कितने एटीपी के बराबर एनर्जी देता है, 2 एटीपी के बराबर एनर्जी देता है। तो ये कितने हो गए 4। तो अगर हम 4 30 एंड 4 इनको प्लस करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे 38 एटीपी जो है वो टोटल यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन में बनते हैं, ठीक है। ये कब है, जब कोई भी इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में नहीं पार्टिसिपेट करता है तब। ओके, तो ये रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट हमारी हो गई। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन जो है वो क्या हो सकते हैं, वो क्वेश्चन मैं लास्ट में करवाऊंगा एम्फिबोलिक पाथवे, और ये चैप्टर खत्म होने के बाद लास्ट लेक्चर में मैं उसको क्वेश्चंस को करवाऊंगा। अब हम बात कर लेते हैं एम्फिबोलिक पाथवे की। तो एम्फिबोलिक पाथवे क्या होता है, कैटाबोलिक प्लस एनाबोलिक, ठीक है। आपको पता है कि जो रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, वो लार्जली कैटाबोलिक होता है, बट जो इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अदर मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन में भी क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि ग्लूकोज जो है वो फेवर्ड सबस्ट्रेट होता है रेस्पिरेशन में, ठीक है। उसके अलावा जो भी कार्बोहाइड्रेट है वो पहले यूजुअली ग्लूकोज में कन्वर्ट होंगे, फिर जाकर वो रेस्पिरेशन में एंटर करते हैं। अदर सबस्ट्रेट भी रेस्पायर किए जा सकते हैं। जैसे अदर सबस्ट्रेट क्या क्या हो सकते हैं, लिपिड्स हैं, है ना, और प्रोटीन्स हैं। तो क्या लिपिड लिपिड की फॉर्म में ही क्या करेंगे, एंटर करेंगे, या फिर कोई वो लिपिड भी टूटेंगे, या फिर प्रोटीन प्रोटीन की फॉर्म में एंटर करेंगे, या फिर उनसे कोई स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो इसके बारे में इसमें बताया हुआ है, ठीक है। तो अदर सबस्ट्रेट भी यहाँ पर क्या हो सकते हैं, रेस्पायर्ड हो सकते हैं। जैसा कि पहले बताया हुआ है कि जो अदर सबस्ट्रेट्स होते हैं वो रेस्पिरेटरी पाथवे की फर्स्ट स्टेप में नहीं एंटर कर सकते हैं, ठीक है, या फिर करते नहीं हैं। जैसे अगर हम ये फिगर देखते हैं, ठीक है, तो इसमें फैट्स हैं, और फैट्स जो होंगे वो पहले जो टूटेंगे वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटते हैं। तो फैटी एसिड ने क्या पहले ग्लूकोज बनाया, नहीं बनाया। ये कहीं दूसरे मॉलिक्यूल से के थ्रू यहां पर रेस्पिरेटरी पाथवे में एंटर कर दिया, और वो कौन सा मॉलिक्यूल है, एसिटाइल कोएंजाइम में है। इसी तरह से ग्लिसरॉल जो है वो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फोस्फेट या फिर डीएचएपी के थ्रू एंटर कर गया। अमीनो एसिड जो है वो पायरुविक एसिड के थ्रू, या फिर एसिटाइल कोएंजाइम के थ्रू, या फिर कोई इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल जो होगा, है ना, उसके थ्रू यहां पर क्रेब्स साइकिल में एंटर कर सकते हैं। बट डायग्राम आपको याद रखना है इसमें, यही वाला, है ना, आपको ये वाला जो प्रोसेस है ये ग्लाइकोलाइसिस का दिया हुआ है। और जब जरूरत होगी तब ये एसिटाइल कोएंजाइम में वापस किस में कन्वर्ट हो सकता है, फैटी एसिड में। इसी तरह से डीएचएपी जो होगा वो किस में कन्वर्ट हो सकता है, ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो सकता है। और ये जो पायरुविक एसिड है ये भी वापस किस में कन्वर्ट हो सकता है, अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो सकता है। तो अगर ये फैटी एसिड किस में कन्वर्ट हो रहा था, एसिटाइल कोएंजाइम में, और वो रेस्पिरेटरी पाथवे में जा रहा था, तो ये कैटाबोलिज्म होगा। बट अगर ये वापस क्या कर रहा है, किसका फॉर्मेशन कर रहा है, फैटी एसिड का फॉर्मेशन कर रहा है ना, इससे विड्रॉ हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, एनाबोलिज्म हो जाएगा। इसी तरह से डीएचएपी वापस ग्लिसरॉल बना रहा है, इसी तरह से पायरुविक एसिड वापस क्या बना रहा है, अमीनो एसिड बना रहा है। तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पर कहीं ना कहीं ये एनाबोलिक हो जाता है। तो यही पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि डिफरेंट सबस्ट्रेट जो है वो डिफरेंट पाथवे से एंटर कर रहे हैं, है ना। फैट्स जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, पहले ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स में, ठीक है। उसके अलावा जो फैटी एसिड्स हैं वो वो क्या होंगे, फैटी एसिड्स वर टू बी रेस्पायर्ड दे वुड फर्स्ट डिग्रेडेड टू एसिटाइल कोएंजाइम, है ना। जब इसको इसका एरोबिक रेस्पिरेशन में एंटर करना होता है उससे पहले ये क्या करेंगे, एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाएंगे, वही बात है, ठीक है। और उसके बाद पाथवे में एंटर करेंगे। ग्लिसरॉल जो होंगे वो क्या करेंगे, पहले पीजीएल में कन्वर्ट होंगे और फिर पाथवे में
एंटर करेंगे। प्रोटीन पहले जो प्रोटीएज एंजाइम है, प्रोटीएसेस एंजाइम है, उसकी वजह से इंडिविजुअल अलग अलग अमीनो एसिड्स में आफ्टर डीएमिनेशन, ठीक है, यहां पर क्या होगा, डीएमिनेशन के बाद ये क्या होते हैं, किस में कन्वर्ट होते हैं, अमीनो एसिड में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। individual amino acid, sorry, amino acid after deamination depending on their structure would enter the pathway at some stage within the Krebs cycle, ओके। और इवन एस पायरुवेट, जैसा कि मैंने बताया, वो पायरुवेट की फॉर्म में भी जा सकते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम एस से भी एंटर कर सकते हैं, या फिर ये एट सम स्टेजेस विद इन द Krebs साइकिल, और इवन पायरुवेट और एसिटाइल कोएंजाइम ए, वही हम बात कर रहे हैं। जैसा कि रेस्पिरेशन जो होता है उसमें ब्रेकडाउन ऑफ सबस्ट्रेट होता है, तो रेस्पिरेटरी प्रोसेस जो होता है वो ट्रेडिशनली हम कैटाबोलिक इसको बोलते आए हैं, ठीक है। एंड द रेस्पिरेटरी पाथवे इज अ कैटाबोलिक पाथवे, ठीक है। बट इज दिस अंडरस्टैंडिंग इज करेक्ट, क्या ये जो हमारी समझ है ये सही है? जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो डिफरेंट रेस्पिरेटरी मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर सबस्ट्रेट होते हैं, है ना, वो डिफरेंट पाथवे से एंटर करते हैं। जैसे फैट्स हैं तो वो एसिटाइल कोएंजाइम के थ्रू एंटर करेगा, ठीक है। तो जैसा रिक्वायरमेंट एनर्जी का है या फिर जैसा नेचर ऑफ सबस्ट्रेट है उस पर ये डिपेंड करता है, ठीक है। और उसकी वजह से उसको एनर्जी मिलती है अगर पाथवे में एंटर कर रहा है तो। what is important to recognize is that it is these very compounds it is these very compounds that would be withdrawn from the respiratory pathway for the synthesis of said substances, hence अच्छा, जो भी है ना यहाँ पर इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स हैं वो भी विड्रॉल किया जा सकते हैं ताकि अदर मॉलिक्यूल्स जो हैं या फिर अदर सबस्ट्रेट जो है उनका फॉर्मेशन किया जा सके। Hence, fatty acid would be broken down to acetyl coenzyme A before entering the respiratory pathway when it is used as a substrate, ठीक है। तो फैटी एसिड जो होंगे वो पहले एसिटाइल कोएंजाइम में बनाएंगे, वही बात कर रहा है ना, और फिर क्या करेगा, रेस्पिरेटरी पाथवे में एंटर करेगा। बट व्हेन द ऑर्गेनिज्म नीड्स टू सिंथेसाइज फैटी एसिड, एसिटाइल कोएंजाइम ए would be withdrawn from the respiratory pathway for it, ठीक है। जब एसिटाइल कोएंजाइम ए से वापस फैटी एसिड बनाना है तो ये एसिटाइल कोएंजाइम ए इस साइकिल को छोड़ देगा, ठीक है, और वो वहां से निकल जाएगा और किसका फॉर्मेशन कर लेगा, वापस फैटी एसिड का फॉर्मेशन कर लेगा। Hence, the respiratory pathway comes into the picture both during breakdown and synthesis of fatty acids, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी पाथवे में जब क्या हुआ था, ब्रेकडाउन और सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड, तो दोनों साइड में ये या फिर ये रिवर्सिबल प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ओनली कैटाबॉलिज्म इसमें हो रहा है। सिमिलरली ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन टू, मतलब प्रोटीन अमीनो एसिड बनाएगा, अमीनो एसिड पायरुविक एसिड बनाएगा, और पायरुविक एसिड जो है वापस क्या बना सकता है, अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड से वापस प्रोटीन बन सकते हैं। तो ये किस पर डिपेंड करता है, सेल्यूलर नीड पर डिपेंड करता है, ओके। तो रेस्पिरेटरी इंटरमीडिएट्स फॉर्म द लिंक, breaking down process within the living system is catabolism and the synthesis is anabolism. Because the respiratory pathway is involved in both anabolism and catabolism, it would hence be better to consider respiratory pathway as an amphibolic pathway rather than the catabolic one. Okay, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो ब्रेकडाउन के साथ साथ सिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूल भी हो रहा है जैसा सेल्यूलर नीड है उसके हिसाब से। तो इस रेस्पिरेटरी पाथवे को क्या कहना ज्यादा बेटर होगा, एम्फीबोलिक रेदर देन कैटाबोलिक वन। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। जैसा कि हमें पता है जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें O2 कंज्यूम होता है और CO2 रिलीज होता है। तो RQ जो होता है वो CO2 इवोल्यूशन और O2 कंजप्शन का रेशियो होता है, सिंपल। तो क्योंकि ये फैक्चुअल डेटा से क्वेश्चन इसमें आते हैं, कोई ऐसा
न्यूमेरिकल बेस्ड नहीं आता है, ठीक है, तो उसका हमें ध्यान रखना है कि रेस्पिरेटरी क्वेश्चन जो होता है वो टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट पर डिपेंड करता है, ठीक है। जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का जैसे ग्लूकोज है तो उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो आरक्यू यहाँ पर 1 आता है। आरक्यू 1 आने का मतलब क्या है कि O2 और CO2 जो है ना, वो क्या है, उनका रेशो मतलब वो इक्वल है, दोनों क्या है, इक्वल है। तो इस बेसिस पर यहाँ पर क्या आता है, इनका जो आरक्यू है वो 1 आता है। फॉर एग्जाम्पल हम ये एरोबिक रेस्पिरेशन की रिएक्शन देखते हैं, तो यहाँ पर C6H12O6 6O2 और 6CO2 है प्लस 6H2O। हमें लेना क्या क्या है यहाँ पर, किस किस का रेशो लेना है, CO2 अपॉन O2। तो यहाँ पर क्या आएगा, 6CO2 6O2, तो इसका रेशो आएगा 1। फैट्स अगर एज अ सबस्ट्रेट हम यूज कर रहे हैं तो इनका आरक्यू क्या होगा, लेस देन 1 होगा, ठीक है। जैसे ट्राइपाल्मेटिन इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना, इसका फॉर्मूला भी। तो ये क्या होता है, C51H98O6, है ना, और ये 2 टाइम्स है, और इसमें 145O2 और 102CO2 लगते हैं, और 98H2O जो है वो यहाँ पर रिलीज होते हैं, और एनर्जी यहाँ पर रिलीज होती है। आरक्यू इसका आता है 102 अपॉन 145, तो 0.7 इसका आरक्यू आता है, ठीक है। जब प्रोटीन एज अ सबस्ट्रेट होते हैं तो 0.9 होते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर हम जैसे ट्राइपाल्मेटिन है, ट्राइपाल्मेटिन में लेस देन 1 क्यों आया, इसका एक बेसिक सा रीजन मैं बता देता हूं आपको, क्योंकि ये जो है पुअर इन ऑक्सीजन है, ये क्या है, पुअर इन ऑक्सीजन है, ठीक है, पुअर इन ऑक्सीजन है। तो मोर O2 जो होगी इसमें रिक्वायर्ड होगी इसके ऑक्सीडेशन के लिए, ठीक है। तो ज्यादा O2 है, ज्यादा O2 है और CO2 कम है, तो इसकी वजह से क्या आएगा, इसका आरक्यू जो है वो लेस देन 1 आता है। लास्ट लाइन होगी, what is important to recognize that in living organisms respiratory substrate are often more than one, ठीक है। जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होते हैं वो ऐसा नहीं कि कार्बोहाइड्रेट ही होगा या फिर प्रोटीन ही होगा या फिर अमीनो एसिड ही होगा, ठीक है, वो एक से ज्यादा होते हैं, ठीक है। यूजुअली प्योर प्रोटीन एंड फैट्स आर नेवर यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, क्योंकि प्रोटीन्स को पहले अमीनो एसिड में चेंज किया जाएगा, ठीक है, फैट्स को पहले फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में चेंज किया जाएगा, फिर उनको रेस्पिरेटरी पाथवे में एंटर करवाया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर खत्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चंस करेंगे जो भी इससे रिलेटेड है।